बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। समंदर के बीचों बीच एक बेआबाद जजीरा वाक़या था। इस जजीरे पर एक बहुत बड़ा कैद खाना था जहां सैकड़ों नौजवान कैद थे। ये सब नौजवान मलिका निकान के कैदी थे। मलिका ने इन्हें इसलिए कैद किया हुआ था कि वो मलिका की तरफ से सुपर्द करदा मुहिमात पूरी करने में नाकाम हो गए थे। मलिका निकान रियासत नामान की हुक्मरान थी। इसके खाविन बादशाह कासिम वफात पा गए थे। बादशाह कासिम की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी मुस्कान था। मलिका निकान शहजादी मुस्कान की सौतेली माँ थी। इसकी सगी औलाद नहीं थी। अब शाही ख़ानदान में से सिर्फ शहजादी मुस्कान ही इस सल्तनत की तख्तो ताज की मालिक थी, जिसके लिए इसकी शादी होना लाजमी थी। लेकिन मलिका निकान अपनी बादशाहत को तूल देने की अंधी लालच में मुब्तला थी, इसलिए वो शहजादी की शादी नहीं कराना चाहती थी। इसने शहजादी मुस्कान से शादी के लिए एक ऐलान करा रखा था कि जो शख्स फला फला शराइत को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा तो इसे शहजादी का हाथ दे दिया जाएगा, और अगर वो शराइत मुकम्मल करने में नाकाम रहा तो इसे जजीरे के कैद खाने में उम्र भर के लिए कैद रहना होगा। ये ऐलान सुनते ही गिरदोपेश से सैकड़ों नौजवान शहजादी से शादी करने के लिए सामने आ गए, लेकिन मलिका की पेश करदा शराइत ऐसी होती थी जिसका पूरा करना बेहद मुश्किल था। मसलन मलिका कहती कि दुनिया में नायाब करार पाने वाले फलां परिंदे को ले आओ, सदियों पहले के फलां बादशाह के हार का मोती लाओ, महदूद वक्त में भारी संदूकों को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा आओ, वगैरह वगैरह। जाहिर है ऐसी नामुमकिन शराइत कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। यूं शहजादी की शादी में ताख़ीर होती जा रही थी, जबकि मलिका निकान की सल्तनत के दिन बढ़ते जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता ये खबर इर्द गिर्द के मुल्कों में भी फैलती जा रही थी। एक दिन ये खबर शहजादा महफूज तक भी पहुंच गई। वो रियासत बहारिस्तान के गवर्नर का बेटा था। इसने अपने बाप से कहा, अबू जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। इसके वालिद ने जवाब दिया, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह कैद खाने में सड़ना चाहते हो? मैं इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। ये जवाब सुनकर महफूज रंजीदा हो गया। कई दिन गुजरने के बाद भी इसका मलाल ख़त्म न हुआ। ये सूरत हाल देखकर इसके बाप ने कहा, लगता है तुम दिल में ठान चुके हो, इसलिए तुम्हें रोकना दुरुस्त नहीं। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में, लेकिन तदबीर के साथ काम करना, और ये मेरा ख़ास घोड़ा भी ले जाओ। महफूज खुश हो गया और कहा, मुझे अपने प्यारे अब्बू जान से यही उम्मीद थी। मुझे दुआओं के साथ रुखसत करें, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। वालिद ने कहा और महफूज चल पड़ा। इसका घोड़ा मंजिलें मारता दौड़ा जा रहा था कि अचानक इसे एक नस्वानी चीख सुनाई दी। वो इस वक्त एक घने जंगल से गुजर रहा था। इसने दाएं बाएं देखा और चीख की सिमत का अंदाज़ा करके घोड़ा इस तरफ डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो चीखों पुकार करने वाली औरत तक पहुंच चुका था। क्या बात है ए खातून, तुम क्यों रो रही हो? महफूज ने पूछा। अरे ये तो मुकम्मल सफ़ेद घोड़ा है। औरत ने महफूज का सवाल नज़रअंदाज करते हुए हैरत से कहा। इसका क्या मतलब है? महफूज ने पूछा। ए बहादुर जवान, मेरे बेटे को कुछ देवजादों ने कैद कर लिया है और इनकी शर्त यह है कि मैं एक ऐसा घोड़ा लाऊं जो मुकम्मल सफ़ेद हो। ओह! महफूज चौंका। मैं इन देवजादों से लड़कर तुम्हारा बेटा ले आता हूँ। मुझे बताओ वो किधर है? महफूज ने पूछा। नहीं, मुझे वहाँ अकेले जाना होगा। तुम घोड़ा दे दो, मेहरबानी होगी। औरत ने इसरार किया। अब महफूज मजबूर हो गया और फिर इसने अपना घोड़ा इसके हवाले कर दिया। औरत मुस्कुराई और घोड़े पर सवार होकर इसे ईड़ लगा दी। जैसे ही घोड़ा वहां से आगे बढ़ा, इसे नूर के हाले ने चारों तरफ से घेर लिया। महफूज पलके झपकाना तक भूल गया और घोड़े को देखता रह गया। इसी वक्त इस औरत ने घोड़ा रोका और महफूज की तरफ मुड़ी और कहा, ए जवान, वापस घर न जाना। तुम्हारा पैदल सफ़र करना ज़रूरी है, इसलिए ये घोड़ा मैं लेकर जा रही हूँ। रास्ते में 5 अजायब तुम्हारे मुंतज़िर है। महफूज हैरान रह गया। खुदा जाने वो औरत जिन थी या फरिश्ता। ताहम अब महफूज घोड़े से महरूम हो चुका था, क्योंकि अब वो औरत बहुत दूर जा चुकी थी। चुनाचे महफूज पैदल मार्च करता हुआ चला जा रहा था।
अचानक इसने एक अजीब चीज देखी और वो जोर से चौंका। महफूज जिस रास्ते से गुजर रहा था वो रास्ता बिल्कुल साफ था, वहां कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन अब इस रास्ते में एक छोटा सा टीला नजर आ रहा था। मजीद अजीब बात यह थी कि वो टीला आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। इसका रंग भी अजीब था। महफूज आगे बढ़ा और टीले पर चढ़ गया। अगले ही लम्हे वो शशदर रह गया। वो किसी टीले पर नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही लहीम शहीम मोटे इंसान के पेट पर चढ़ा हुआ था जो नींद में था, और नींद में सांस लेने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हिल भी रहा था। इसका चेहरा बहुत ही हैबतनाक था। महफूज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो नीचे लुढ़कता चला गया। साथ ही इस मोटे आदमी की आंख भी खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और तड़प कर खड़ा हो गया। महफूज इसकी फुर्ती पर हैरान रह गया। इसने तलवार निकाल ली। तलवार की जानकार सुनकर वो फौरन इसकी तरफ मुड़ा और इसको सामने देखकर हंस पड़ा। साथ ही इसने दाएं बाएं के 2 पेड़ जड़ समेत उखाड़ कर उठा लिए। अब वो पेड़ों को महफूज पर फेंक कर इसे कुचल सकता था। ये देखकर महफूज ने तलवार फेंक दी और कहा, काश हम दोस्त बन सकते। इसकी बात सुनकर इस मोटे आदमी ने दरख्त दूर फेंक दिए और कहा, अगर तुम मुझे खाना खिलाओ तो हम दोस्त बन सकते हैं। वाह, ये हुई ना बात। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? महफूज ने चहक कर बोला, मेरा नाम मदीन है। इसके लब हिले। शहजादा महफूज ने जज्बात में सर हिला दिया। फिर इसने तीर कमान संभाल लिया और शिकार तलाश करने लगा। वो शिकार करता गया और देवकल आदमी इन्हें खाता गया। आखिर शाम हो गई और महफूज भी थक गया। तब वो आदमी बोला, बस इतना काफ़ी है। अब मैं 6 माह सुकून से गुजार लूँगा। 6 माह? मतलब तुम अब 6 माह कुछ नहीं खाओगे? महफूज ने शदीद हैरत से पूछा। जी हाँ, वो हंसा। महफूज ने शिकार करदा जानवरों के सर गिने तो वो अब तक 35 हिरन, 13 बकरियां और 19 खरगोश खा चुका था। ये देखकर महफूज ने गहरी सांस ली। वो रात उन्होंने आराम में गुजार दी। अगले दिन इनका सफ़र शुरू हो गया। चलते चलते इनका गुजर एक वादी से हुआ। अचानक वहाँ सख्त तेज हवा चलने लगी। हालांकि उफक बिल्कुल साफ था और आसमान पर आंधी तूफान के आसार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब शदीद हवा चलने लगी थी। हवा के झक्कड़ इस कदर तेज थे कि महफूज के कदम उखड़ने लगे। तब देवकल आदमी ने महफूज को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर एक अजीब नज़ारा इनका मुंतजिर था। पहाड़ के दामन में एक आटा पीसने वाली चक्की नस्ब थी और तेज हवा से इसके पर हरकत कर रहे थे और यूं ये कारखाना चल रहा था। अजीब बात यह थी कि ये हवा एक बहुत लंबी नाक वाले लंबे तड़ंगे आदमी की नाक से निकल रही थी। इसने एक नथने पर अपनी उंगली रखी हुई थी और इसके दूसरे नथने से तेज हवा निकलकर चक्की के परों को चला रही थी। महफूज का हैरत से बुरा हाल था। इसी लम्हे बदीन ने इसे आवाज़ दी तो वो चौंक पड़ा और नाक से हवा निकालना बंद कर दी। क्या कर रहे हो दोस्त? बदीन ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर कहा, शुक्र है तुमने मुझे दोस्त कहा, वरना अभी हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी होती। शुक्रिया दोस्त, बदीन हंसा। कौन हो तुम? लंबा आदमी इनकी तरफ बढ़ा। मैं शहजादा महफूज हूँ। मैं एक मुहिम पर जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? महफूज ने ऊंची आवाज़ में कहा। मेरा नाम इन्फी है और मैं इस चक्की का खादिम हूँ, इसने जवाब दिया। आप चक्की क्यों चलाते हैं? क्या ये आपका अपना कारखाना है? महफूज ने पूछा तो वो उदास अंदाज में मुस्कुराया। फिर बोला, नहीं शहजादे नहीं, ये मेरे मालिक की है। वो बहुत कंजूस है, मैं तो पेट भर कर खाना भी नहीं खा सकता। इन्फी ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह, बदीन के मुंह से निकला। तुम हमारे साथ चलो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खाना होगा, महफूज ने कहा। क्या वाकई? वो चौंका। हाँ बिल्कुल, इसने मुझे भी बहुत खाना खिलाया है, बदीन ने कहा। तो वो लंबा तड़ंगा आदमी इन्फी भी इनके साथ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह अचानक वो रुका और दाएं बाएं गौर से देखने लगा। फिर इसने अपने कान ज़मीन से लगा दिए जैसे कुछ सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद वो उठा और कहा,
दोस्तों, मेरी नाक की तरह मेरे कान भी अजीब ताकत के मालिक हैं। मैं कई मील दूर की आवाज़ें सुन सकता हूँ, और अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर 6 मील दूर एक गर्म दलदल है जिसका पानी खौल रहा है। मैं इसके खौलने की आवाज़ साफ सुन रहा हूँ, इसलिए हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। ओह, तुम तो वाकई बाकमाल हो दोस्त। महफूज ने इसकी तहसीन की, फिर उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि इनके सामने एक कमज़ोर सा शख्स आ गया, जिसने अपनी दोनों आंखें लकड़ी से छुपाई हुई थी। ए जवान, क्या तुम्हारी आंखों में तकलीफ है? महफूज ने पूछा, मगर वो चुप रहा। मुझे लगता है कि ये बेचारा नाबीना है, मदीन ने अफसोस से कहा। तब वो शख्स हंसा और लकड़ी का टुकड़ा आंखों से हटा दिया। तब उन्होंने इसकी उकाबी चमकदार आंखें देखी। इधर वो जवान कहने लगा, मेरा नाम हाद है, मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे सामने कोई रुकावट नहीं आ सकती। मैं तो दीवारों के आर पार भी देख सकता हूँ। मैं सैकड़ों मील दूर भी साफ देख सकता हूँ। मैं ज़मीन के अंदर भी देख सकता हूँ। अलबत्ता जब मैंने करीब की चीज़ें देखनी हो तो मैं ये टुकड़ा आंखों पर रख लेता हूँ, और बस। ओह, फिर तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम मेरी मुहिम में मेरी मदद करोगे, महफूज ने कहा। ज़रूर, मैंने तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी के बहुत किस्से सुन रखे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आदमी बोला। तो बदीन और अनफी शहजादे को देखने लगे, जबकि शहजादे ने सीने पर हाथ रखकर इस पर शुक्रिया अदा किया। अब महफूज अपने 3 बाकमाल दोस्तों के साथ मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया। वो सफ़र भी करते और आराम भी। यूं वो मंजिल के करीब होते जा रहे थे। एक दिन वो सफ़र में थे कि अचानक उन्होंने रास्ते के साथ अजीब सी चीज़ देखी। महफूज ने करीब जाकर देखा और कहा, ये 2 बड़े दरख्त के तने हैं, शायद हवा से गिर गए हैं। लेकिन शहजादे, इन तनों पर ये अजीब बाल कहाँ से आ गए? मदीन ने कहा। ओ, तेज निगाह शख्स हाथ की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? महफूज ने पूछा। ये दरख्तों के तने नहीं, बल्कि एक सोए हुए शख्स के बाजू हैं। इसने अपने बाजू पीछे किए हुए हैं और अब हम इसके सर की तरफ जा रहे हैं। क्या? महफूज चिल्लाया। जी हाँ, मैं इसे देख चुका हूँ। तेज निगाह आदमी हंसा, और फिर वो सब इस तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो इसके पास पहुंच गए। इसका कद और वजूद बहुत बड़ा था। तुम कौन हो दोस्त? महफूज ने पूछा। मैं कामिल हूँ। मैं अपने बाजू सुखेड़ भी सकता हूँ और लंबे भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी असल ताकत मेरी टांगे हैं। मैं एक कदम में कई कई मील का सफ़र कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महफूज ने पूछा। मैं एक बादशाह का गुलाम था। इसने एक बार मुझे एक मुहिम पर भेजा था। मैंने वो मुहिम चंद मिनटों में मुकम्मल कर ली और वापसी पर मैं सो गया। मेरी कमज़ोरी ये है कि मुझे नींद बहुत आती है। मेरी इस गलती पर इसने मुझे वहाँ से निकाल दिया, कामिल बोला। ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ चलो, महफूज ने कहा। तो इसने हामी भर ली। जल्द ही ये काफिला आगे बढ़ गया। महफूज और इसके साथी जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अचानक वो चौंक उठे। इन्हें माहौल का दर्जा हरारत बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे अचानक सर्दी आ गई हो। ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था, फिर दोबारा वैसी ही गर्मी हो गई थी। इसी वक्त इन्हें एक दरख्त के नीचे एक आदमी सुकड़ा सिमटा हुआ नजर आया। इसने भारी भारी कपड़े लपेटे हुए थे। अरे मियाँ, खैर तो है? हमें गर्मी जलाए दे रही है और तुम्हें सर्दी लगी हुई है, महफूज ने पूछा। मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ शहजादे, ये देखो। ये कहकर इसने अपनी चादर को हटाया। फौरन ही माहौल में खुनकी बढ़ने लगी। ओह, ये क्या है? महफूज ने पूछा। मैं बारद हूँ, मेरे अंदर सर्दी भरी हुई है, वो बोला। ठीक है, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चलो, महफूज ने कहा, और वो भी साथ चल पड़ा। आखिर एक लंबा सफ़र तय करके वो शहजादी मुस्कान की रियासत नामान जा पहुँचे। शहजादे ने अपने दोस्तों को बाहर एक जगह रुकने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। जल्द ही वो महल में दाखिल हो रहा था। तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? मलिका निकान ने महफूज को तंजिया अंदाज में देखा।
جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہے، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ بتائیے۔ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گری تھی، آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پر قید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، محفوظ نے کہا اور شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کامل اٹھا اور کہا، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے ارے رکو، محفوظ چلایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کی جلد بازی پر تل ملا کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ دوستوں نے پوچھا۔ مجھے انگوٹھی نہیں ملی، کامل نے منہ بنایا۔ بھلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، پہلے ہم سوچ تو لیتے، محفوظ نے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد محفوظ نے تیز نگاہ والے آدمی کو کہا کہ تم اچھی طرح انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی، اس کی نگاہ سے پردے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ انگوٹھی دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولا، کامل، اب تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو، وہ ڈبی پتھروں میں دبی ہوئی ہے، وہ انگوٹھی اسی میں ہے۔ یہ سن کر کامل ہوا ہو گیا۔ کامل کے جانے کے بعد وہ سب باتوں میں لگ گئے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک محفوظ کی نگاہ سورج پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ ارے ذرا کامل کو تو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ محفوظ نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ سے کہا۔ تیز نگاہ آدمی نے دیکھا تو کہا، شہزادے، کامل اس وقت کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور انگوٹھی اس کی جیب میں ہے۔ او! محفوظ نے بے اختیار سر پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا، اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والا انفی اٹھا اور اپنی ناک کا رخ ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکالی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگے۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پھل بھی گر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا، اس کے پھل بھی گرے اور سیدھے کامل کے سر پر لگے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محفوظ کے پاس انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اب محفوظ کے پاس رکنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا، لہٰذا محفوظ محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لیجیے ملکہ عالیہ، محفوظ نے انگوٹھی ملکہ کو پیش کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کی ہی انگوٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محفوظ بھی مسکرا دیا۔ اگلے دن محفوظ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی، تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائے موجود ہے، تم نے آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کھانی ہے۔ یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ محفوظ نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا ہے۔ ملکہ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ اب محفوظ نے لمبی ناک والے انفی کو بلایا اور اسے تمام جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے بھوکوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ شام تک محل کے تمام جانور کھائے جا چکے تھے۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہے۔ اس نے محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، وہ سب جانور تو شہزادہ محفوظ اور اس کا خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو کل کے ناشتے کی دعوت دی، جسے شہزادے نے قبول کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے بے تکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، تیسری مہم یہ ہے کہ تم کل سارا دن شہزادی کی نگہبانی کرو گے۔ اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا یا وہ غائب ہوئی
تو پھر تمہارا ٹھکانہ قید خانہ ہوگا۔ محفوظ نے یہ مہم بھی قبول کر لی۔ اب ملکہ نے یہ چال چلی کہ اس نے شہزادے کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا دی۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ اور شہزادی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ محفوظ کی آنکھیں نشہ آور دوا کی بدولت بند ہونے لگی اور جلد ہی وہ سو گیا۔ ملکہ نکان نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی پر باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت شہزادہ گہری نیند سے جاگا اور شہزادی کو نہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا، ہاد فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پر بندھی نظر آئی۔ اب شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ خرامہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی، لیکن شہزادہ اور شہزادی تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ محفوظ بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور کہا، پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ۔ یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ منحوس کوئلہ ہو جائے۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آگ کے الاؤ جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا۔ اب اس نے بارت کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق اپنی چادر اتار دی اور یوں وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا دیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یہ شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کرا لیا۔ اگلے دن ملکہ نکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادہ اور شہزادی تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو دوستو، کمنٹ میں بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور پلیز لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔